नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। आज इस खुदनविश्त का 19वां बाब 19th चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा तवील है, इसलिए इसे भी हम 2 हिस्सों में सुनाएंगे। आज हम आपको सुना रहे हैं इसका पहला हिस्सा, चैप्टर 19A। उन्वान है और पर्दे पर दूसरी बार। अम्मी की सलाह कि किफायत करूं, एक कान में गई और दूसरे से निकली। हैदराबाद का जहाज पकड़ने बस की बजाय टैक्सी में मुंबई गया। पूना से 4 ही घंटे का सफर था, पर देर होने के डर से मैं 12 बजे चल पड़ा और सुबह 4:45 को सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरा। उड़ान 9 बजे की थी, तो काफी वक्त था, जो बड़े मजे से गुजरा। असली मुसाफिर बनकर, असली टिकट लिए, असली हवाई अड्डे की घूम कर जांच परख करके वो वक्त गुजरा। 1975 का जमाना था। तब हवाई जहाज अगवा होने, बमों के धमाके होने और बीच हवा में दहशत से पहले के दिन थे। एयरपोर्ट में कभी भी कोई आ जा सकता था। कोने कोने पर ना पुलिस होती थी, ना मेटल डिटेक्टर, ना ही टिकट और शिनाख्त की जांच। खुशी को लगाम देते हुए मैं टहलता हुआ अंदर आ गया, जैसे एयरपोर्ट में आने जाने की खूब आदत हो मुझे। किसी का नामो निशान नहीं था अंदर। कुछ बेजान सी नियॉन बत्तियां थीं, शटर बंद खोखे और चेक इन काउंटर। प्लास्टिक सीटों का चलन नहीं था तब। रेक्सीन के फोम भरे कुशन वाले सोफे थे, जिनमें से एक पर मैं बड़े आराम से फैल गया। इस तरह सफर करना बहुत रास आ रहा था, किसी टुटियल स्टेशन पर अपने सामान पर बैठे ट्रेन का इंतजार करने की बनिस्बत। सिगरेट जलाई और जागते हुए उस दिन के सपने देखने लगा जब मेरा अपना हवाई अड्डा और हवाई जहाज होंगे। अपने ख्याली स्टाफ को हिदायत देकर कि वक्त पर मुझे जगा दें। अपनी तमाम दुनियावी दौलत को किस्मत के भरोसे छोड़ना ठीक ना समझकर सूटकेस को सर के नीचे रखकर सोफे पर सो गया। जागा तो सबसे पहले एक मनमोहक जनानी टांगों की जोड़ी दिखी, जो तंग सफेद जीन्स में कुछ दूरी पर से गुजरी। आंखें मलते हुए पहचाना तो वो टांगें उस वक्त की एक थोड़ी सी शोहरत वाली फिल्मी अदाकारा की थी, जिसका नाम अब मुझे याद नहीं। वो चेक इन काउंटर की तरफ जा रही थी, तो हड़बड़ाकर मैं भी हैदराबाद काउंटर की तरफ बढ़ा। बोर्डिंग पास मिलने तक खूब परेशान रहा कि मुझे ये फटीचा सूटकेस जहाज में ले जाने देंगे या नहीं। एक एक करके दूसरे अदाकार सब हवाई सफर से वाकिफ
जमा होने लगे। सबसे तारुफ करा के मैं उनके साथ लग गया और मेरा सूटकेस और मैं दोनों बिना परेशानी मंजिल तक पहुंच गए। फिल्म के अदाकारों और दूसरे अमला के बीच ऐसा लगा गोया पूरे जदीद भारतीय थिएटर के इतिहास से मुलाकात। अव्वल थे सत्यदेव दुबे, फितरतन बागे मिजाज से टेढ़े, और इप्टा के अलावा बंबई में हिंदी थिएटर के अकेले दमसाज। बाद में पता चला कि दुबे जी मेरे रोल की आस लगाए बैठे थे, लेकिन मिला उन्हें पुजारी का किरदार। मिलते ही उन्होंने छींटा कसा, अलकाजी का शागिर्द। भले ही खुद अलकाजी को अपना गुरु मानते थे, पर अलकाजी का शागिर्द होना मेरा कसूर था। उनका और अलकाजी की एक मुश्तरका तारीख थी जो उन्होंने अगले वर्षों में कई बार सुनाई। इस बात में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स वो दुबे पुराण जानता है, इसलिए उसे दोहराना फजूल है। अदाकारी के अलावा दुबे जी ने फिल्में मुकालमे भी लिखे थे, तो बाद में बोलचाल के हिस्सों और हैदराबादी लहजे के रियाज के लिए उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला। इसके बाद थे गिरीश कर्नाड, अजीम स्कॉलर, रोड स्कॉलर। कर्नाटक में कला फिल्म आंदोलन की अगुवाई करने वाले निष्ठावान रंगकर्मी और भारतीय थिएटर के दो सबसे आला नाटक तुगलक और हयावदन के मुसन्निफ, जिनकी शोहरत अदाकार से ज़्यादा नाटककार की हैसियत से थी। स्क्रिप्ट लिखी थी एक और वजनदार शख्सियत विजय तेंदुलकर ने। माफ कीजिए, एक और वजनदार शख्सियत विजय तेंदुलकर साहब ने, जिनकी आतिशज़दा और बेहद कामयाब तहरीरों ने महाराष्ट्र में नाटक लिखने पर अनमिट छाप छोड़ी है। लिबास और कला का इंतज़ाम संभाला इप्टा की मुतहरिक मेंबर और बेगम कुद्सिया जैदी की साहबजादी शमा जैदी ने। मरकजी किरदार में थे गड़गड़ाती आवाज़ वाले अमरीश पुरी, जिन्होंने दुबे जी से नाटकीय तालीम पाई थी और अनेक वर्षों तक थिएटर यूनिट कंपनी चलाने में हिस्सादार रहे। मोहन अगाशे, जिनकी तेंदुलकर के जरिए लिखी गई घासीराम कोतवाल में अदाकारी अदाकार और किरदार के मेल की ऐसी हैरत अंगेज मिसाल थी जो मैंने कम ही देखी है। कुलभूषण खरवंदा, जिन्हें अदाकारी करते मैंने नहीं देखा था, पर दिल्ली के थिएटर हलकों में जिनका बड़ा नाम था। साधु मेहर भी, जो श्याम की पहली फिल्म अंकुर में शबाना आज़मी के पियक्कड़ खाविन के रूप में बेहद सच्चे लगे थे। खुद शबाना। और जब हम अन्नपूर्णा लॉज पर उतरे, जहां एयर कंडीशन कमरे हमारी राह देख रहे थे, मुझे कुलभूषण के साथ एक कमरे में रखा गया और फीचर फिल्म में काम करने और होटल में ठहरने की मैं इतनी खुशी में था कि हफ्ते भर कुलभूषण के खर्राटे तक मेरी नींद न उड़ा सके। शाम से ही
शाम से ही मैं अपने मुकालमे पर जुट जाता और कुछ दिनों में मैंने सारी स्क्रिप्ट याद कर ली। एक दारू पीने का सीन था जिससे मुझे घबराहट हुई। नशे की एक्टिंग के जितने नमूने मैंने हिंदी फिल्मों में देख रखे थे, सब दिलीप साहब और बच्चन साहब को छोड़ एक जैसे होते। किसी में मुझे कोई सच्चाई नहीं लगी। जरा परेशानी हुई कि इस रद्दी तरीके के अलावा इस सीन को कैसे किया जा सकता है। मुझे बचाया दुबे जी ने। बोले कि लड़खड़ाने से इंसान नशे में नहीं लगता, लड़खड़ाने के बाद संभलता कैसे है उससे। चरस की धुन में होने, जिसकी मुझे काफ़ी आदत थी, और पिए होने, जिसकी आदत बहुत कम थी, का फ़र्क समझाने की कोशिश में उन्होंने कुछ एक बार मुझे बेहद वाहियात सी विस्की भी पिलाई। एक और लो करते रहते, पर वो सस्ती दारू में इतनी पी न सका कि धुत हो जाऊं। जो भी हो, मैंने तय कर रखा था कि शूटिंग के दौरान नशा बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छी तरह मालूम था अगर ये मौका गंवा दिया तो लुटिया डूबी। रोज दाढ़ी बनाने की आदत ही नहीं की और ना सुबह जल्दी उठने की। अब हुक्म हुआ हर रोज दोनों जरूरी होंगे। पहले ही दिन गांव के नाई ने हम सबके बाल मुनासिब ढंग से काटे। मेरे घुंघराले गुच्छे को मशरूम जैसा बना दिया गया। धोती कुर्ता पहनाया गया और पतली कीड़ेनुमा मूंछ चिपका दी गई, जो मैं खुद ही बढ़ा लेता अगर मालूम होता। बिल्कुल वही मूंछ हर रोज इस्तेमाल हुई, पर कोई ना कोई ज्यादा ही मददगार शख्स जरूर पूछता, मूंछ आज कुछ अलग है। सेट पर पहले ही रोज मेरी जरूरत थी। पहला शॉट जो लिया गया फिल्म के शुरुआती हिस्से से था। स्कूल मास्टर की बीवी पे फिदा होने के बाद मैं चुपके से उसकी एक और झलक देखने खिसक रहा हूं कि सबसे बड़े भाई अमरीश पुरी कुएं पर मुझे अपने पास बुलाते हैं। बातचीत के दौरान मेरे जाने बगैर उस औरत को अगवा करने का मंसूबा बड़े भाई के मन में आ जाता है। जिस अदाकार का बरसों से मद्दा रहा था, उसके साथ काम करते हुए जरा भी घबराया नहीं मैं। पूरी साहब की नेकी और हमदर्दी ने उसमें मेरी मदद जरूर की, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि काम के दौरान एक्टरों के पेट में चूंटियां क्यों रेंगने लगती हैं, खासकर तब जब कोई ऐसा साथ हो जिसकी वो इज्जत करते हो। अपने तई मुझे अपने से बेहतर अदाकार के साथ काम करने में हमेशा मजा आया है। अदाकारी बहरहाल कुश्ती थोड़ा ही है कि एक को शिकस्त खाना है और दूसरे को जीतना है। ये ऐसा खेल है कि जितने लोग खेलें सब जीत सकते हैं, और हकीकतन ऐसा होना भी चाहिए। जो जज्बे आगा मामू के लिए मुझे बचपन से थे, उन्हें अमरीश पुरी के लिए महसूस करना बड़ा आसान था। जिस्मानी तौर पर भी दोनों उसी सांचे में ढले थे, और बेवकूफ छोटा भाई जो मजाक का पात्र हो, उससे भी मैं खूब वाकिफ था। जरा दुश्वारी नहीं हुई मुझे ये यकीन करने में कि ये शख्स मैं ही हूं। 40 साल तक के सारे फिल्मी किरदारों में यही किरदार ऐसा है
जिसे मैंने अपने करीब पाया, उसकी और मेरी कई बातें एक जैसी हैं। मैं आज भी उसे अपने कामयाब फिल्मी किरदारों में शुमार करता हूँ। इस बार मैंने किस्मत के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा। मुझे मालूम था मुझे क्या करना है। अब अंधेरे में तलवार न भांज कर मैं ये सीख रहा था कि अच्छी अदाकारी का किस्मत से कतई लेना देना नहीं है, और फिल्म में तो अदाकार की फनकारी अकेले काफ़ी नहीं होती। रचना की सच्चाई और मंचन की ख्याली महारत ही अदाकारी को मुकम्मल बनाती है। अदाकारी की खूबियों और खामियों को डायरेक्टर अगर ना पहचाने, उनका सही इस्तेमाल ना करे, तो अच्छे से अच्छा अदाकार बुरा काम करेगा। सबूत है दुनिया के कई अजीम फनकारों की बेकार हिदायत या घटिया स्क्रिप्ट वाली फिल्मों में खराब अदाकारी। निशांत के दौरान मैंने पूरी तरह अपने आप को श्याम के सुपुर्द कर दिया। अगर वो कहते कि शॉट में खड़े रहकर कुछ ना करो तो मैं बिल्कुल वही करता, कभी कभी ज़रा चिढ़कर ज़रूर, पर बाद में देखने पर वही शॉट फिल्म में बिल्कुल सही लगते। इससे ये सबक मिला कि अदाकार को जो महसूस होता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिनेमा में अदाकारी को टुकड़ा टुकड़ा जोड़ा जाता है, जिस तरह बढ़ई मेज़ बनाने के लिए लकड़ी के अलग अलग हिस्से करके उन्हें एक दूसरे से सही तरह जोड़ता है। श्याम हर तरह से मेरा सहारा बने। उनकी हिदायतें नरम, पक्की और सरोकार भरी होती। उनका हुनर तो लाजवाब था ही, और जो माहौल उस फिल्म का पस मंज़र है उसके बारे में उनकी जानकारी तफसीली। मुझे सबसे ज़्यादा असर पड़ा अदाकारों पर उनके भरोसे से, उनसे काम करवाने की महारत और हर किरदार के लिए उनके हमदर्दी भरे भाव से। जब कुछ दिनों की शूटिंग के बाद मददगारों में से एक ने मुझे बताया कि मैं श्याम का चहेता बनता जा रहा हूँ, तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब तो बाल बराबर चूक नहीं होनी चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं, शूटिंग के बाद रातों को सुट्टा मारना भी बंद, और सबसे तमीज़ बरतना। मैं शाम को अपने कमरे में रहता, अगले दिन की तैयारी करता, रात का खाना जल्द खा लेता और कुलभूषण से पहले आकर सो जाता। उसके खर्राटे भी मुझे नहीं जगा सकते थे। दुबे जी के साथ अब तक मेरा कुछ याराना हो चला था। अलकाजी का चेला होने के लिए मुझे गालिबन माफ़ कर दिया गया था। एक दिन मुझे माई फेयर लेडी के मुकालमे बोलते सुनकर चौंक गए। बरसों पहले कॉलेज में यह फिल्म कई बार देखी थी। तब से प्रोफेसर हिगिंस के सारे मुकालमे याद कर लिए थे। दुबे जी बर्नार्ड शॉ के भक्त निकले और मेरे अंग्रेजी उच्चारण और याददाश्त की तारीफ की। ये एक इत्तेफाक ही था, क्योंकि कुछ साल बाद दुबे जी ने अपने पहले अंग्रेजी नाटक शॉ के ही डॉन जुआन इन हिल में रत्ना और मुझे लिया, पर मैं ज़रा आगे निकल गया। शूटिंग का वो 1.5 महीना यूं गुजर गया जैसे हवा का झोंका। कुछ ज़्यादा ही जल्द हम ख़त्म पर थे। उन 45 दिन में अदाकारी के सिवा हर नशे से दूर रहा, और ज़िंदगी भर मेरे लिए अदाकारी ही न सिर्फ सबसे नशीली चीज़ बल्कि तमाम अमराज का इलाज भी साबित हुआ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं कि दूसरे नशों से मैं लगातार दूर रहा हूं। गांजा ना पीना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया,
पर कुलभूषण के खर्राटों को 1 महीना झेलने के बाद शाम से मेरी इल्तिजा कि मुझे किसी दूसरे कमरे में भिजवा दें कबूल हो गई और मैं बाकी रातें चैन से सो सका। अगले कुछ सालों में शूटिंग के 3 और मकाम ऐसे आए जब मुझे बगल के बिस्तर में कुलभूषण की सोहबत का लुत्फ उठाने और नींद में उनकी ज्वालामुखी जैसी गड़गड़ाहट सुनने का शर्फ हासिल हुआ। गिरीश कर्नाड की एक फिल्म में मैंने न सिर्फ कुलभूषण बल्कि ओमपुरी और बज्जू भाई 2 और गरजदार खर्राटेबाजों के साथ एक ही कमरे में फंसा। आखिर तंग आकर मुझे अपना बिस्तर गलियारे में ले जाना पड़ा। उस फिल्म की बाकी शूटिंग के दौरान हम एक गांव में खेमों में रहे और मैंने अपना खेमा कुल जी के खेमे से जितनी दूर हो सका रखा। निशांत की शूटिंग के दौरान मैं यूनिट के लोगों से ज्यादा घुल मिल न सका, सिवाय साउंड टेक्नीशियन हितेंद्र घोष और दोनों अहम मददगार दीपक पराशर और गिरीश घानेकर के। अफसोस दोनों ही अब नहीं रहे। जिन्होंने मुझसे दोस्ती की, मैं बातचीत करने में कच्चा था और किसी की तरफ हाथ बढ़ाते बेहद हिचक होती थी। साथ में दुनिया को दिखाने का भूत मेरे सर पर सवार था। हर किसी की सोहबत में वैसे ही बेचैन रहने वाला मैं उस वक्त ये महसूस कर रहा था कि मेरा इम्तिहान चल रहा है और मेरी हर हरकत पर तीखी निगरानी रखी जा रही है। ये सोचना गलत नहीं था मेरा, और आज भी ये कहते हुए बड़ी तसल्ली होती है कि तमाम रास्ते में मैंने एक भी गलत कदम नहीं रखा। गिरीश, जिनकी करिश्माई सेक्स अपील, चश्मे के मोटे शीशे, पेंसिल जैसी पतली मूंछ और एक बेजान हजामत के पीछे छुप गई थी, अपने किरदार में ही उलझे रहे। लेकिन दूसरे सीनियर अमरीश, शबाना, कुलभूषण और मोहन सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मदद की। शूटिंग खत्म होने तक मेरी रूह उम्मीदों से और जेब नोटों से भरी थी। वापसी के हवाई सफर में खूब मजा आया। सबने अपनी अपनी राह ली। शाम ने मुझे शाबाशी दी। दुबे जी ने विदाई के तोहफे में पर्पल हेयर्स की 2 गोलियां पकड़ाई, गर्मजोशी से गले लगाया और मिलते रहने को कहा। पूना जाने के लिए इस दफा मैंने टैक्सी में सीट लेने के बजाय पूरी टैक्सी कर ली। रास्ते भर किसी अय्याश की तरह सुट्टे पर सुट्टे लगाता रहा। फिजूल खर्ची हुई तो हुआ करे, मेरी मेहनत की कमाई है। एक्टिंग करके रोजी कमाने के काबिल हूं। पहली फिल्म में काम करके लौट रहा हूं। मुस्तकबिल गुलाबी होता जा रहा है। शूटिंग के दौरान ये चर्चा एक आध बार हुई कि फिल्मों के लिए मुझे कोई और नाम रखना चाहिए, कि मेरा नाम जरा लंबा और मुश्किल है। लोग ये भूल गए थे शायद कि मुझसे कहीं पहले शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन नाम के 2 सज्जन बेहद मकबूल हुए थे। उनके मुकाबले में मेरा नाम तो आसान था। वालदैन का दिया हुआ नाम मुझे अजीज था। जब पक्का ऐलान नीरा ने किया कि इनको नसीरुद्दीन नाम बहुत पसंद है, मामला वहीं का वहीं तय हो गया। कोई 6 माह बाद जब निशांत रिलीज हुई तो मसूरी में मॉल रोड पर टहलते हुए बाबा को उसका पोस्टर दिखा जिस पर मेरा नाम भी था।
फौरन उसी वक्त रियाल्टो जाकर उन्होंने फिल्म देखी और खुशी खुशी घर जाकर अम्मी को खबर दी कि मैंने अपना नाम नहीं बदला है। वो भिन्ना गई कि बाबा क्यों अकेले फिल्म देखाए। इसलिए अम्मी के जोर देने पर निशांत उन्हें दोबारा देखनी पड़ी। जिंदगी में ये पहली और आखिरी फिल्म होगी जो उन्होंने 2 बार देखी, इस यकीन के साथ कि आखिरकार मैं राह रास्त पर आ ही गया हूं और अब मैं कम से कम भूखों नहीं मरूंगा। उन्होंने मुझे अपना सबसे लंबा खत लिखा, पूरा 1 पन्ने का। जब उन्होंने टाइटल में मेरा नाम पढ़ा तो बेहद खुश हुए। उनको फिल्म अच्छी लगी, पर फिक्र हुई कि आजकल ऐसी फिल्में बन तो रही हैं, पर बनती रहेंगी क्या। हालांकि उसके बाद बाबा के साथ मेरे रिश्ते थोड़े सुकून बख्श रहे, फिर भी हमें कोई तरीका कभी नहीं मिल पाया खुलकर एक दूसरे से बात करने का। अब मुझे लताड़ने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था, तो एक दूसरे की सोहबत में हमारी घबराहट में कमी आनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। शायद मुझे धुतकारना ही उनके लिए मेरे साथ बोलचाल का वाहिद तरीका रह गया था। अपनी किस्मत पे इतराता हुआ मैं जब शूटिंग से वापस पूना लौटा तो आर बंबई आ चुकी थी। मुझे पता नहीं था कि वहां उसका कोई जानने वाला भी है, लिहाजा उसका खत पढ़कर ताज्जुब हुआ कि कंबाला हिल में दोस्तों के साथ ठहरी है। मैं जानता भी नहीं था ये दोस्त हैं कौन, और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती कर डाली। बताए बिना उससे मिलने बंबई आ गया। उस पते पर पहुंचकर बाहर से घर देखा तो लगा कि उसके हाथ कोई गड़ा हुआ खजाना लग गया है। एक ऊंचे बर्मा टीक के दरवाजे की घंटी दबाई तो फिर मिलने के दिल के ख्याल से दिल उछलकर पसलियों से टकरा रहा था। एक नौजवान ने दरवाजा खोला और बताया कि वो अभी काम से लौटी नहीं, लेकिन मैं अंदर आकर इंतजार कर सकता हूं। मैंने इनकार किया और एक पर्ची छोड़कर निकल ही रहा था कि वो नाजिल हो गई। बंबई आते ही बड़ी तरक्की कर ली थी उसने। नौकरी नहीं, रहने की आलीशान जगह भी इतनी जल्दी पा चुकी थी। मैंने पिछले 2 बरस वसल के जो ख्वाब देखे थे, उनमें ऐसी मुलाकात उसके शानदार घर की सीढ़ियों के नीचे सफर के मैले कपड़ों में बिल्कुल न थी। मुझे देखकर वो बाग तो नहीं हुई, ना ही इतने दिनों बाद मिलने पर हमने दौड़कर एक दूसरे को बाहों में भरा। बस बेमन से हाथ मिलाया, चाबियों के गुच्छे से दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाया। संगे मरमरी फर्श, लंबा दालान और दोनों तरफ कमरे जो शीशम के भारी जड़ाऊ फर्नीचर से आरास्ता थे। कोई आधा दर्जन नौजवान मौजूद थे, मेरे लिए अजनबी, लेकिन उसकी बड़ी बेतकल्लुफी लग रही थी उनसे। मेरा दिमाग भिन्नाने लगा कि क्या चुतियापा चल रहा है यहां पर। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन का 19वें बाब का पहला हिस्सा। कल फिर आऊंगा और आपको इस बाब का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।